स्वागत है आप सबका फिज़िक्स बाय टॉपर्स में। मैं हूं चित्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स की न्यू सीरीज़ जिसमें हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को स्टार्ट करने के लिए मैं वेरी इनिशियल से स्टार्ट करती हूं कि इंटरफेरेंस की थ्योरी कहां से आई। ठीक है, देखिए इंटरफेरेंस जो है उसकी थ्योरी स्टार्ट हुई कहाँ से, हाइगन से। हाइगन ने दिया तरंग सिद्धांत, जिसको आप जानते हैं किसे, वेव प्रिंसिपल से। और तरंग सिद्धांत क्या था, जैसे अगर आपके पास में कोई भी एक लाइट सोर्स है या कोई बिंदु स्रोत है ना, ये अपने पास में एक क्या है, एक लाइट सोर्स है, यह अपने पास में एक प्रकाश स्रोत है। तो इससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में निकलेगा और उसका एक प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका स्रोत की तरह कार्य करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अपने पास में जो लाइट सोर्स है, इससे निकलने वाला जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक वेवफ्रंट की फॉर्म में निकलेगी और इसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह से, सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, इसका एवरी पॉइंट, इस पूरे वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट जो है वो एक द्वितीयक तरंगिका स्रोत की तरह से कार्य करेगा। द्वितीयक तरंगिका स्रोत की तरह से, है ना, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह से ये इसका हर एक पॉइंट व्यवहार करेगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत दिया हमें हाइगन ने। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से वेरी बेसिक क्या पढ़ा है, न्यूटन्स की फिजिक्स पढ़ी है हमने, है ना। जितना भी हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉज पढ़े हैं, जितनी भी हमारी फिजिक्स है वो किस पे टिकी हुई है, न्यूटन्स पे टिकी, न्यूटन्स के लॉज पे टिकी हुई है। तो उस टाइम जब 1678 में, कब 1678 के अंदर जब हाइगन ने ये जब वेव प्रिंसिपल दिया, तो उस टाइम न्यूटन्स लॉज या हम कहें न्यूटन्स इतने इफेक्टिव थे कि उस टाइम पर हाइगन्स के प्रिंसिपल को इतनी वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, इतना माना नहीं गया। उसके बाद में जो यंग साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुन रखा है यंग का, उन्होंने यंग ने एक डी स्लिट प्रयोग किया और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और जिसके आधार पर उन्होंने व्यतिकरण की व्याख्या की। मतलब जो यंग थे उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास में जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण की व्याख्या किसने की, व्यतिकरण की व्याख्या की किसने, यंग ने, है ना। साइंटिस्ट जो है इन्होंने, यंग ने एक्सप्लेन किया। और फिर इन्हीं दोनों के बेसिस पे जो तरंग सिद्धांत है और जो व्यतिकरण है, इन दोनों के बेसिस पे विवर्तन की व्याख्या, है ना, विवर्तन की व्याख्या किसने की, विवर्तन की व्याख्या की फ्रेनेल ने। ठीक है, फ्रेनेल ने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब हमारे पास में जो हाइगन थ्योरी थी वो सही थी। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि व्यतिकरण का आधार क्या है, व्यतिकरण का वेरी बेसिक क्या है, तो व्यतिकरण का वेरी बेसिक जो है, बेसिक पार्ट कौन सा है, तरंग सिद्धांत है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर ही हम व्यतिकरण की व्याख्या कर सकते हैं और व्यतिकरण और हाइगन के तरंग सिद्धांत, इन दोनों के आधार पर हम विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अभी मैं आपको इन टॉपिक्स को जब डीपली समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ें लिंक होंगी, तो समझ में आएगा कि कैसे एक दूसरे को ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके आधार पर हम समझेंगे किसको, व्यतिकरण को। तो व्यतिकरण को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक वन लाइन के अंदर व्यतिकरण को समझाना चाहूँगी कि ऊर्जा का पुनः वितरण, एक मिनट, उनकी ऊर्जा का पुनः वितरण। ठीक है, मीन्स जो इंटरफेरेंस है इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो अपने पास में लाइट वेव्स हैं उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
redistribution of energy of light waves। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम बाई डायग्राम समझते हैं। देखिए यंग ने क्या किया, सबसे पहले लिया उन्होंने एक बिंदु स्रोत। जैसे सपोज किया मैंने यहाँ ले लिया, ये एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, और ये बिंदु स्रोत कैसा है, ये अपने पास में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या होता है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मीनिंग है ये एक कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब अपने पास में ये कैसा लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है ना। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है, मतलब आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। देखो जैसे आप लोग स्ट्रीट पर लगी हुई येलो लाइट्स देखते हैं, है ना, वो येलो कलर की लाइट्स एक्चुअल में कैसी होती हैं, सोडियम लाइट्स होती हैं। मतलब सोडियम हमें कैसा कलर गिवन करता है, येलो कलर गिवन करता है। तो वहाँ पर जो अपने पास में सोडियम लाइट है वो कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है या एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। मतलब वो हमें क्या करता है, येलो कलर की लाइट गिवन करता है। आप सब जानते हैं कि जो अपने पास में पर्टिकुलर कलर होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में एक वेवलेंथ होती है, एक तरंगदैर्ध्य होती है। जैसे अभी आपके पास में जो येलो कलर है, येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें जो वेवलेंथ मिलती है वो कितनी मिलती है, 5890 से 5896 एंगस्ट्रॉम तक मिलती है ना, इतनी तरंगदैर्ध्य मिलती है। इसका मतलब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत वह स्रोत है जो हमें एक रंग प्रदान करता है और जो एक तरंगदैर्ध्य परास के संगत होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स कौन सा है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स दैट विल बी कंटेन टू ओनली वन कलर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ये क्या है, अपने पास में एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। किस टाइप का लाइट सोर्स है ये, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। अब यंग ने क्या किया, ये जो अपने पास में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत था, इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश है वो किस फॉर्म में निकलेगा, वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलेगा, है ना। यहाँ से किस में निकलेगा, तरंगाग्र के रूप में निकलेगा। तो यहाँ से ये जो प्रकाश है ये एक तरंगाग्र के रूप में यहाँ से निकल रहा है, एक वेव फ्रंट के रूप में यहाँ से इमिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक निश्चित दूरी पर हमने एक कार्डबोर्ड पुट कर दिया। कैसे कार्डबोर्ड पुट किया, जैसे यहाँ से हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस ली और एक फाइनाइट डिस्टेंस ले करके यहाँ हमने एक कार्डबोर्ड पुट कर दिया। ठीक है, एक निश्चित दूरी पे हमने कार्डबोर्ड पुट कर दिया। अब इस कार्डबोर्ड के अंदर क्या किया हमने, यहाँ से दो होल्स किए। कैसे दो होल्स किए, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ से भी कितना लिया हमने, एक्स डिस्टेंस दूर लिया। ठीक है, और यहाँ से भी हमने कितना लिया, यहाँ से भी हमने एक्स डिस्टेंस दूर लिया। और यहाँ हमने एक स्लिट बनाई, मतलब एक होल किया कार्डबोर्ड में, और यहाँ भी हमने एक होल कर दिया कार्डबोर्ड में। अब हमारे पास में यदि इस कार्डबोर्ड की होल की डायमेंशन ए है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो ए है, विड्थ ए है, तो इसकी भी अपने पास में चौड़ाई कितनी है, ए है। ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट से यदि ये एक्स डिस्टेंस पे है तो ये भी कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब क्या है, ये जो लाइट है अपने पास में जो फर्स्ट सोर्स से आ रही है, ये लाइट जब इन दोनों में ट्रैवल करेगी, ये यहाँ से जब ट्रैवल करेगी और यहाँ से जब ट्रैवल करेगी, तो इन सोर्सेज में से होकर के बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं कि ये भी यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है और यहाँ सेंटर पॉइंट से ये सोर्स भी कितना है, एक्स डिस्टेंस दूर है। इसके सेंटर पॉइंट से हम इसके डिस्टेंस को ले रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों होल्स में से जो लाइट निकलेगी वो भी किस फॉर्म में निकलेगी, वेव फ्रंट की फॉर्म में निकलेगी। ये हमने वेव फ्रंट बना लिया।
ठीक है, मैं बना देती हूँ पहले एक बार, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये एक्चुअल में कैसे वेव्स जो हैं आगे जा कर के सुपर इम्पोज हो रही हैं। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ भी वेव फ्रंट निकलेगा। ठीक है, ये वेव फ्रंट भी आगे जा कर के, जैसे सपोज किया एक मेरे पास में पॉइंट है S1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास में S2, दो होल्स हैं, एक S1 होल है और एक S2 होल है। तो S1 होल से जो वेव फ्रंट इमिट होगा, S1 होल से जो तरंगाग्र निकलेगा और S2 होल से जो तरंगाग्र निकलेगा, ये दोनों तरंगाग्र आगे जा कर के एक दूसरे के पथ में एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, है ना, एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। देखो जैसे मैंने दोनों वेव फ्रंट को कंसीडर कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों वेव फ्रंट्स जो हैं वो कुछ किसी किसी पॉइंट्स पर यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए जैसे ये यहाँ से आया और ये यहाँ से गया, ये पॉइंट मिला। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ से आया, ये पॉइंट मिला, यहाँ मिला, ये यहाँ से गया, इस पॉइंट पर आया, यहाँ मिला। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर जा कर के जो लाइट एनर्जी है वो स्ट्राइक करेगी, है ना। स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा, विक्षोभ होगा, है ना, एक टाइप का विक्षोभ होगा। और उसके कारण क्या होगा, जब हम यहाँ पर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, इससे एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर हम क्या रखें, एक स्लिट रख दें, मतलब एक स्क्रीन रख दें, सॉरी, यहाँ हमने क्या किया, एक पर्दा रख दिया, एक स्क्रीन रख दी। तो इस स्क्रीन पर जब हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर जो अपने पास में ये जो बिंदु स्रोत है, ये जो बिंदु स्रोत है, इससे सेंटर पॉइंट से, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पर हमें क्या मिला, यहाँ पर तो हमें दीप्त फ्रिंज मिली, मतलब जो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिला, है ना, मतलब जो यहाँ पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप जो मिला, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमें मिली दीप्त फ्रिंज। जब हमने इसको देखा तो यहाँ पर हमें प्रकाश मिला, जिसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। उसके आगे हम गए तो यहाँ पर वापस हमें ऑल्टरनेट मिली अदीप्त फ्रिंज, है ना, फिर यहाँ मिली हमें दीप्त फ्रिंज, फिर हमें मिली ऑल्टरनेट अदीप्त फ्रिंज, और ऐसा ही यहाँ नीचे भी हुआ, ऑल्टरनेट यहाँ दीप्त, फिर हमें यहाँ दीप्त फ्रिंज मिली, अगेन यहाँ पर हमें अदीप्त फ्रिंज मिली। मतलब एक बार हमें ब्राइट मिला, एक बार हमें डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला। इस टाइप से हमें ऑल्टरनेट, है ना, ऑल्टरनेट फ्रिंजेस मिलती गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। इसको हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप, या हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था, मेरी बात क्या थी, वेरी बेसिक, कि यहाँ पर जो यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यंग ने किसको यूज़ में लिया, हाइगन के तरंग सिद्धांत को यूज़ में लिया। हाइगन का तरंग सिद्धांत कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर अपने पास में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से ये तरंगाग्र के रूप में लाइट्स निकल रही हैं वेव फ्रंट के फॉर्म में, ये लाइट इमिट हो रही है। ये लाइट जो है, यहाँ से हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस पे कार्डबोर्ड रखा, इस कार्डबोर्ड पे इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ से अपने पास में ये लाइट जो है इन दोनों सोर्सेस में से इमिट होगी। हमने दोनों सोर्सेस कैसे लिए हैं, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लिए हैं और सेम डायमेंशन के लिए हैं, दोनों की विड्थ कैसी है, सेम है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं, इन वेव फ्रंट्स को हमने सुपर इम्पोज किया। ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगे। अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होगा, तरंगे एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगे, और अध्यारोपित होने से हमें यहाँ पर एक व्यतिकरण प्रतिरूप मिला। और ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप है, इसमें हमें एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिली, जिसको हम कहते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है कि ऐसा क्यों हुआ कि लाइट जो है वो इस टाइप से डिवाइड हो गई। ठीक है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं,
व्यतिकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, देखो प्रकाश तरंगों की ऊर्जा का पुनः वितरण। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो एनर्जी है, जो उसकी तीव्रता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका पुनः वितरण कर रहे हैं। हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स पे उसको डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी कैसी मिली, मैक्सिमम मिली। यहाँ इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, या मैं कह सकती हूँ डार्क मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में ये सोर्स किस टाइप के हैं, है ना। अगर ये परफेक्टली कोहेरेंट सोर्स है, कला संबद्ध स्रोत है, तो यहाँ पर लाइट कैसे मिलेगी, परफेक्टली डार्क मिलेगा। इसको मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और समझाऊंगी कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। अभी आप इनिशियली ऐसा समझ लीजिए कि कला संबद्ध स्रोत वो स्रोत हैं जिनसे निकलने वाले तरंगाग्रों की समान आवृत्ति हो और लगभग समान आयाम हो। ठीक है, मतलब आपके पास में दो कोहेरेंट सोर्स कब होते हैं, जब उनसे इमर्ज होने वाली लाइट जो है दैट विल बी कंटेन टू सेम एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ये एक व्यतिकरण प्रतिरूप हमें मिला है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है। ठीक है, किसके बेसिस पर, हाइगेंस के वेव प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो ये है अपने पास में व्यतिकरण की घटना, और इसके बेसिस पे अब हम डेफिनेशन राइट करेंगे किसकी, व्यतिकरण की। देखिए अब हम लोग कंसीडर करेंगे जो अपने पास में इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है उसको कंसीडर करने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों डेफिनेशंस को राइट डाउन कर दिया है, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए वहाँ पर आपके पास में जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पर हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिया था एक बिंदु स्रोत। ठीक है, यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ हमने एक बिंदु स्रोत लिया था और उस बिंदु स्रोत से हमने किया था एक कार्डबोर्ड पुट किया था। कार्डबोर्ड पर हमने जो दोनों स्लिट्स बनाई थी, वो दोनों स्लिट्स जो थी उनका डायमेंशन सेम था, दोनों की चौड़ाई जो थी वो समान थी, है ना, दोनों की विड्थ सेम थी, और दोनों ही स्लिट्स जो है वो सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे थी, है ना। ये जैसे सपोज किया x डिस्टेंस पे है, तो ये भी कितने पे थी, x डिस्टेंस पे थी। इसका मतलब जब मेरे पास में ये जो बिंदु स्रोत है, ये जो अपने पास में लाइट सोर्स है, यहाँ से जो रेज ट्रैवल करेंगे, जो लाइट रेज, जो प्रकाशीय तरंगें यहाँ से ट्रैवल करेंगी, और यहाँ से जो प्रकाशीय तरंगें ट्रैवल करेंगी, दोनों कैसा करेंगी, इक्वल टाइम में इक्वल ट्रैवल करेंगी। ऐसा होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को लें तो इन दोनों में जो सिमेट्रिक केस है वो कैसा आना चाहिए, इक्वल टाइम में इक्वल ट्रैवल करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों की फ्रिक्वेंसी कैसी है, सेम है। ठीक है, अब हम इन डेफिनेशंस को रीड करते हैं तो हमें एक्सप्लेन हो जाएगा। जब समान आवृत्ति की तरंगें, समान आवृत्ति की क्यों है, क्योंकि दोनों जो स्लिट्स हैं दोनों के डायमेंशन इक्वल है और दोनों सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं। दोनों सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से लाइट जितना ट्रैवल करेगी S1 पॉइंट के लिए उतना ही ट्रैवल करेगी S2 पॉइंट के लिए। तो S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगें हैं दोनों कैसी होंगी, समान आवृत्ति की होंगी। दोनों जो रेज हैं दोनों की फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो माध्यम में किन्हीं बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम मिलता है। ऐसा ही होता है। हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर इन दोनों में इंटरफेरेंस होता है, इन दोनों में अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण की वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो एक स्क्रीन है उस पर क्या मिलता है, किसी पॉइंट्स पे तो हमें डार्क फ्रिंज मिलती है, कहीं पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। मतलब कहीं हमें ब्राइट मिलता है, दीप्त फ्रिंज मिलती है, कहीं हमें डार्क मिलता है, अदीप्त फ्रिंज मिलती है। इसे एकांतर क्रम में हमें ऊर्जा जो है वो न्यूनतम और अधिकतम मिलती है। ठीक है, जहाँ पर हमें तीव्रता का मान न्यूनतम मिलता है, जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम मिलेगी, वहाँ क्या होगा, डार्क होगा या मिनिमम इंटेंसिटी होगी। और जहाँ पर हमें जिन बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम मिलता है, मतलब वहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, या हम कहें कि वहाँ पर हमें अधिकतम तीव्रता मिलेगी। ठीक है, अर्थात तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण या पुनः वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं,
व्यतिकरण कहते हैं। मेरा डेफिनेशन लिखने का एक ही पर्पज़ था, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको डेफिनेशंस लिख दी और इसका ही हिंदी वर्जन का ही इंग्लिश वर्जन मैंने नीचे लिखा है। एक बार इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी क्योंकि दोनों एक ही सिंगल सोर्स से इमिट हो रही हैं। दोनों एक सिंगल सोर्स से इमिट होने की वजह से S1 और S2 से निकलने वाली जो वेव्स हैं सेम टाइम में सेम ट्रैवल करेंगी, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी इज मिनिमम एंड एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और वी कैन से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसा मैंने आपको इनिशियल बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, व्यतिकरण का एक लाइन में वन लाइनर आंसर क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स, और वी कैन से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, तो वही है अपने पास में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन, एंड दिस इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अपने पास में ये जो घटना है प्रकाश के प्रभाव की, इसको हम व्यतिकरण कहते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए साइड में हो जाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस के फर्दर 2 टाइप्स के बारे में। आगे हम इसको और डीप स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस के और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। इसके साथ में वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसे भी कमेंट करना, दूर करेंगे। और अगर वीडियो में कोई क्वालिटी लगी हो तो उसे भी कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसके साथ ही आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।